हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 7 है MGT 503 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं। तो नाम से ही पता चल जाता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आज के लेक्चर के अंदर कुछ मैनेजमेंट के ऐसे व्यूज़ हैं जो हमने पिछले लेक्चर नंबर 6 में भी पढ़े थे। वो थे प्री क्लासिकल, यानी कि पुराने वक्तों के अंदर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल व्यूज, यानी कि थोड़े से आज की दुनिया से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो क्लासिकल व्यूज पॉइंट को डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर। पहला क्विज, ठीक है, कौन से 3 पार्ट्स हैं जो आज के जमाने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है, एक ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी जो है वो खत्म होगी, यानी कि इसके अंदर काफी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम शो ऑन करते जाएंगे और ये यहाँ पे जाके ये हमारी खत्म होगी। ठीक है, आगे उसके बाद हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो पहले सबसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि ये क्या है। Scientific management is the defined as the use of the scientific method to define one best way for the job। मतलब कि इसकी डेफिनेशन उसने किस तरह से कर दी कि किसी काम को करने के लिए सबसे बेहतरीन साइंसी तरीका जो है उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप से देखते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई काम है, ठीक है, फर्ज करें कि आपको एक 10-12 टन, यानी कि बहुत ज्यादा वजन होता है। ये इतना वजन उठाने के लिए आप एक नॉर्मल वे इस्तेमाल करते, आप बैल, मतलब पुराने जमाने में कोई बैल का इस्तेमाल करता था, कोई इंसान उस पर जोर लगाते, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट। तो अगर हम वहां पे लिफ्टर का इस्तेमाल करें, साइंसी तरीका इस्तेमाल करें, तो उसको इस्तेमाल करते हुए, साइंसी तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मैनेजमेंट को संभाल लें, तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे कि यानी कि किन लोगों का किरदार अच्छा था, उन लोगों ने क्या क्या किया। इसमें एक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है, मशहूर ज़माना फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, अपने ज़माने का मशहूर जो साइंसदान था मैनेजमेंट के हवाले से, टेलर उसका जो नाम था। तो टेलर्स का जो वर्क था एट, यानी कि ये जो टेलर्स वर्क एट द बैथम स्टील कंपनी, यानी कि एक स्टील कंपनी के अंदर ये वर्कर भी था और वहाँ का ये साइंटिफिक इंजीनियर भी था, जो कि मैनेजमेंट का, इसको इंजीनियर नहीं साइंटिफिक पर्सन कहेंगे। तो ये अपने मोटिवेट हो गया हिज इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि जहाँ पे ये काम करता था ये उस काम को बढ़ाना भी चाहता था और कुछ साइंटिफिकली कुछ ऐसा तरीका पेश करना चाहता था जिसमें काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये मोटिवेट हो गया अपनी सोच से। तो इसने कुछ कंट्रीब्यूट्स, इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। तो वो प्रिंसिपल्स जो नीचे 1 बाय 1 जो नीचे लिखे हैं, 4 प्रिंसिपल इसने दिए थे। ठीक है, और उसको 1 बाय 1 नीचे हम देखते जाएंगे और रीड करेंगे। टेलर्स जो है उसने क्रिएट किया एक मेंटल रेवोल्यूशन अमंग द बोथ, यानी कि एक जहनी, यानी कि आप वर्कर को एक मेंटली एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप ये काम इतनी देर में खत्म कर लें तो आपको इतना बेनिफिट होगा, या हम आपको इनाम देंगे, या आपको जल्दी छुट्टी दे दी जाएगी। तो कुछ मेंटल जहनी रेवोल्यूशन उसने क्रिएट कर दी अमंग बोथ वर्कर एंड द मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर था और जो वर्कर था उन दोनों के दरमियान में एक प्रिंसिपल क्रिएट कर दिया, जिससे जो है मैनेजमेंट क्रिएट कर दी। ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा होता है ना, एक प्रिंसिपल प्रोवाइड कर दिया, तो जिससे काम में एफिशिएंसी आ गई, काम जल्दी होने लग गया और काम बहुत ज्यादा बेहतर होने लग गया। ठीक है, डिफाइनिंग द क्लियर गाइडलाइन फॉर द इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उसने उन दोनों के दरमियान एक ऐसा जहनी जो है ऑप्शन क्रिएट कर दिया जिससे दोनों को बेनिफिट भी हो और काम जल्दी हो जाए। ही डिफाइंड द 4 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, इसने 4 प्रिंसिपल दिए थे टेलर ने। इंपॉर्टेंट क्विज है। इसके प्रिंसिपल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइडली मशहूर होने वाला एक प्रिंसिपल इसने दिया था। ये पूछा जाएगा आपको कि पिग आयरन किसने दिया, आपने बताना है कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। ये किस चीज़ का था? उस जो ये स्टील बनाने वाली कंपनी के अंदर जहाँ पे ये वर्क करता था, वहाँ पे इसने मैनेजमेंट को जब संभाला तो इसने एक प्रिंसिपल दिया पिग आयरन को, यानी कि जब आप किसी लोहे को पिघलाते हैं तो पहले उसके छोटे छोटे पीस करें। उनसे क्या होता है कि जब आपके पास एक छोटा टुकड़ा होता है तो वो जल्दी पिघल जाता है। तो उसने कहा कि हमें एक बड़े आयरन से जो है उसको कन्वर्ट करना, मेल्ट करना, कार्बन के साथ कार्बन ऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसने छोटे पीसेस को कन्वर्ट करके तो स्टील की मिल के अंदर इस्तेमाल किया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा और ये आपको भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ प्रिंसिपल को समझना है।
तो ये उसका एक अच्छा प्रिंसिपल था, एक मशवरा था जो कि साइंसी तरीके से था। उसने कहा कि पिग आयरन जो है उनको आप कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक साइंस के एतबार से एक अच्छा प्रिंसिपल साबित हुआ और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, और हर आज भी ये इस्तेमाल हो रहा है स्टील कंपनीज के अंदर। तो कहता है कि ये इसका जो साइंटिफिकली जो तजर्बा था, ये जो प्रिंसिपल था, इसने टेलर को बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट वे जो था, जो कि इसने इसको मशहूर कर दिया, और ये बहुत अच्छी जॉब भी साबित हुई कि एक अच्छा तरीका साबित हुआ। तो ये भी इसका प्रिंसिपल था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ओवरऑल टेलर्स अचीव द, कहता है कि ओवरऑल टेलर जो था उसने कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दी, यानी कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट। एक तो पहले नॉर्मल काम हो रहा था, नॉर्मल आपको फायदा हो रहा था, एक बहुत बड़ा फायदा हो जाना, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी रेंज ऑफ 200%। एक तो नॉर्मल आप कहते हैं कि 100% जो है जितना काम है उसकी जितनी आप ख्वाहिश करते हैं उतना ही मतलब उसका रिजल्ट मिले, लेकिन उस रिजल्ट से डबल मिल जाना, 200% इंप्रूवमेंट हुई सिर्फ टेलर के मशवरे की वजह से, ठीक है। उसने मतलब के मशवरे दिए, ऑर्डर दिए, कुछ ऐसे रूल्स अदा किए, मैनेजर्स जो उस फैक्ट्री में काम करते थे उनको कुछ प्लान्स दिए कंट्रोल करने के लिए लोगों को, वर्कर्स को। देखो एक फैक्ट्री जो है वो सिर्फ सैलरी देती है, और सैलरी पे लोगों ने जो अपना काम करना, उन्होंने कहना जी सैलरी लेनी है महीने के बाद। लेकिन अगर हर रोज उनको कुछ लालच दिया जाए तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देंगे, और ये चीज आपको हर रोज जैसे कि कमीशन बेस होता है। तो ये एक अच्छा प्रिंसिपल था जिसने टेलर को बहुत ज्यादा जो है वो तरक्कियां प्रोवाइड की। फ्रेडरिक जो है, इसका पूरा नाम जो है, ये मुकम्मल नाम लिखे इसलिए इसको पीछे डब्ल्यू के नाम से जाना गया। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसका जो सन पैदाइश है 1856 से 1915 तक ये जो है इंतकाल फरमा गए जनाब, और डेड हो गए। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है। तो ये फर्स्ट नेशनली नॉन मैनेजमेंट थिंकर, यानी कि ये नेशनल लेवल पे पहला शख्स मुतारफ हुआ जो कि नेशनली, यानी कि इसको अवार्ड भी दिया गया कि मैनेजमेंट के अंदर इसकी सोच बहुत बड़ी है। हिज टेलरिज्म और साइंटिफिक, यानी कि टेलरिज्म क्यों कहा गया, क्योंकि टेलर उसको उसकी काम की वजह से कहा जाता है। तो उसका नाम था फ्रेडरिक विंसलो, ठीक है। टेलर उसको उसकी प्रिंसिपल देने की वजह से नेशनली उसको ये नाम दिया गया कि यहाँ पे ये पैरे में जहाँ पे बताया ना, फर्स्ट टाइम जो है नेशनल लेवल पे इसको तस्लीम किया गया कि बहुत अच्छा शख्स है। तो जैसे कहा जाता है ना कि हमारे अल्लामा इकबाल को डॉक्टर का खिताब मिला, तो इसलिए इसको ये भी इसका कुछ खिताब था। तो टेलरिज्म कहते हैं प्रिंसिपल देने वाले को, या प्रिंसिपल होते हैं ये अच्छी साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म कहते हैं। तो कहता है कि हिज टेलरिज्म और द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए आज के ज़माने में भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऑपरेशंस। ये कहता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसकी, सिर्फ इसके टेलरिज्म की वजह से, इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। और इसी की कहता है नीचे हमने स्टडी दी है। टेलर इज डेवलप किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया इसने, और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके दिए, और वर्कर्स के लिए बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस दिए। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से माना गया, ठीक है। ऊपर 3 पॉइंट थे और ये नीचे वाला जो 4 पॉइंट था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, यही पॉइंट इस लेक्चर का सबसे जान लेने वाला था या देने वाला था। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेलर की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट इन द जो है हिज थ्योरी, उसने अपनी थ्योरी के अंदर जो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की वो किस तरह से की और क्या प्रोसेस थे। इसने बेल्थम स्टील्स वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए 2 फेमस स्टडी को जो है पॉइंट को इन्वॉल्व करते हुए 2 प्रिंसिपल्स जो दिए, 2 ऑप्शन, 2 आप कह सकते हैं कि मशवरे दिए। उसमें एक शॉयलिंग एंड एक पिग आयरन हैंडलिंग था। ये 2 ऑप्शन जो थे इसने बहुत ज़्यादा मकबूल किया इसको। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके अंदर एक बेहतरीन चीज़ ये थी कि एक तो मैं पहले आपको पिग आयरन, ये भी दूसरा साइंसी तरीका था वहाँ पे जिसको शॉयलिंग कहते हैं। ये कुछ होता है कि आपने कभी बेलचा सुना हो घरों के अंदर, या शहरों के अंदर ना रहने वाले गाँव में रहने वाले लोगों को पता है कि वहाँ पे बेलचा नहीं कसी यूज़ होती है। कसी उर्दू का वर्ड है, पंजाबी का वर्ड है, जिसे हम कहते हैं पानी लगाने वाली वो कई जिसे हम कहते हैं वो यूज़ की। तो उसका इस्तेमाल करते हुए इसने एक साइंसी तरीका दिया था कि इससे आप पुश कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को बैग पे, यानी कि मवाद को इकट्ठा करने के लिए, आयरन, कार्बन, इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए इसने ये एक प्रोसेस दिया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना हुआ कि आपने वो मटेरियल जो है वो उसमें जो है डालना है,
कंबस्टन एग्जॉस्टर समथिंग कुछ नाम था उसका। तो ये इसका जो है कुछ अच्छे मौके भी इसने दिए और कुछ जो है टेलर के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया गया, एक्सेप्ट भी किया गया, ठीक है, और जो आज तक भी हमारे दरमियान में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि टेलर्स 4 प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के जो 4 प्रिंसिपल थे उनको डिटेल में यहाँ पे वन पे वन जो है अगेन लिख दिया गया है, इनको पढ़ लेते हैं। इनके अंदर सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि उसने बताया कि स्टडी ईच पार्ट ऑफ द टास्क साइंटिफिकली, यानी कि हर एक हिस्से का जो मतलब काम है उसकी जो स्टडी है उसको साइंटिफिकली आप समझें उसको, यानी कि इसका साइंसी तरीका क्या है, ठीक है। डेवलप द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट, यानी कि एक बेहतरीन जो है तरीका फाइंड करें उस काम को करने का, पहला मेथड था इसका। उसके बाद उसने कहा कि केयरफुल रहें अबाउट द वर्कर्स, यानी कि जो बंदे आपके पास काम करते हैं उनके मतलब केयरफुल रहें, उनको एहतियाती तौर पे इस तरह ट्रेन करें कि वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। और उनको साइंसी तरीके से उनको सिखाया जाए ताकि वो साइंसी तरीके से काम कर पाएं और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं और वो एहतियातन उनका नुकसान भी ना हो। ये दूसरा प्रिंसिपल था। कोऑपरेट फुली विद द वर्कर, जो वर्कर होते हैं आपके पास काम कर रहे होते हैं उनके साथ मुकम्मल तावन करें, इसका तीसरा प्रिंसिपल। डिवाइड द वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा कि जो आपके पास मुकम्मल काम होता है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये काम फलां शख्स का, अभी जो फैक्ट्रियों में काम होता है ना, ये टेलर्स का प्रिंसिपल चल रहा है कि एक काम फलां शख्स करेगा, दूसरा काम ये नहीं है कि एक कपड़ा बनाने के लिए एक ही बंदा सारा दिन लगा हुआ है, नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। ये इसी का कानून था कि डिवाइड कर दिया जाए मुकम्मल काम को। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट वाले अदारे की, कि उसने उसको संभालना होता है कि कैसे मैनेज किया जाए, प्लानिंग कैसे की जाए वर्क के लिए, ठीक है। मेथड बताए जाए कि साइंटिफिक मेथड प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएं काम करने के, नए नए तरीके बताए जाएं और जो वर्कर हैं उसके मुताबिक काम करें। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे जो कि टेलर ने प्रोवाइड किया, ठीक है। पीछे आप सारी स्टडी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे था आपका। उसके बाद वो कहता है कि जो हमें लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी उसमें आगे हमारे पास कुछ मजीद भी नाम हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, ये एक मियाँ बीवी थे, ठीक है, और ये वाइफ एंड हस्बैंड जो थे, इन्होंने, इनका भी सने पैदाइश लिखा हुआ है 1868 से लेके 1924 तक ये एक शख्स, और दूसरा जो है ये फ्रैंक के लिए था, लीलन जो है उसके लिए था 1878 से लेके 1972 तक रिस्पेक्टिवली उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी स्टडी की और बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ उन्होंने भी प्रोवाइड किए, जिनमें सरे फरिस्त यहाँ पे उनका नाम और उनके काम है जिनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि दे स्टडीज, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि परफेक्टेड द टाइम एंड मोशन द स्टडी टेक्निक फर्स्ट, जो चीज़ें पहले टेलर ने इंट्रोड्यूस करवा दी थी उनके ऊपर कुछ मोशन एंड टाइम से रिलेटेड जो टेक्निक्स थी जो उसने सिर्फ मुतारफ करवाई थी टेलर ने, उनको मजीद आगे इन्होंने बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ वोकैबुलरीज प्रोवाइड की, ठीक है। यहाँ पे जो है थर्बलिंग्स एक बुक जो उन्होंने शाया की, ठीक है, और उस बुक के अंदर उन्होंने काफ़ी जो है बॉडी और मोशंस और जैसे कि इंसान काम करता है उसका हाथ, उसकी बॉडी, उसकी मोशन, कहाँ पे काम करना है, कैसे क्या क्या करना है, वो सारे तरीके उन्होंने अपनी इस बुक के अंदर लिखे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक बुक पब्लिश की और उस बुक के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल लिखे और उन प्रिंसिपल्स को जो है काफ़ी पजीराई मिली और जो इनका ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे हेनरी एल गैंट, इसका जो यहाँ पे 1800 से लेके 1900 तक जो है इसका है, ये भी वन ऑफ द टेलर्स क्लोजेस्ट एसोसिएशन, यानी कि जो टेलर था हमारे पास उसी का जो क्लोजेस्ट एसोसिएशन इज द बेस्ट नोन फॉर द गैंट चार्ट ग्राफ, ठीक है। उसी की एसोसिएशन का इस्तेमाल करते उसने क्या प्रोवाइड किया, उसने हमें कुछ ग्राफ प्रोवाइड किए जिसमें कुछ प्लानिंग, कुछ स्केड्यूल बनाए हुए थे, कुछ कंट्रोल के एक नक्शा बना के इसने ग्राफ प्रोवाइड किया कि इस काम को ऐसे किया जाए, दूसरे काम को दूसरे तरीके से किया जाए, यानी कि इसने एक यूनिक वे प्रोवाइड किया जिस वे के मुताबिक हेनरी के जो तरीका था वो ग्राफिक का था। इसने कुछ ग्राफिक्स ऐड किए, प्लानिंग थी उस चार्ट के ऊपर, स्केड्यूल बनाए गए थे, कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये एक इसका बहुत अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिजनेस के लिए, तो ये भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन थी क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं। उसके बाद वो कहता है हाउ डू टुडे मैनेज यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट, आज के दौर में हम मैनेजमेंट का जो है
क्या किरदार है साइंस का, हम कैसे साइंस का इस्तेमाल करें या साइंटिफिक मैनेजमेंट का कैसे इस्तेमाल करें, और हमारे अगर फैसलाबाद में चले जाएं तो टोटल साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट could rise the country's standard living by the making the workers improvement more productive। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूवमेंट दे दी, ये काफ़ी इजी है, आप इसको रीड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमने मुकम्मल यहाँ तक ये पढ़ा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वो क्या है। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और पीछे वाला भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ राइटिंग करते हैं, कुछ कलम नगार होते हैं, कुछ थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ राइटर्स जो थे उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है अपने कुछ नोट्स लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी, कुछ थ्योरीज लिखी। कि थ्योरी क्या लिखी कि व्हाट मैनेजमेंट डू शुड, कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि यहाँ पे दो मशहूर ज़माना या जनरलिस्ट या आप कह सकते हैं कि थ्योरिसिस्ट बिहाइंड जो थे इसके, उन्होंने उनके नाम है हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर, इन दोनों ने अपने ख्यालात लिखे, जिनमें से सबसे पहला ख्याल हेनरी का था और दूसरा मैक्स वेबर का था। और उसके बाद मैक्स वेबर के ऊपर ज़्यादा डिटेल है, हो सकता है कि ये इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आ जाएं। तो यहाँ पे हम पहले हेनरी फ्योल को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल जो था ये कौन था। ये वहाँ पे काम करने वाला, कोयले की कान के अंदर काम करने वाला एक शख्स था, माइनिंग के अंदर काम करता था। ठीक है, लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग जहाँ पे ये काम करता था, एक फर्म थी, तो वहाँ का ये मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो मैनेजर होने के नाते इसने कुछ लिखा, और इसने क्या लिखा कि उसने हिज यानी कि उसकी मुकम्मल जो अटेंशन थी वो थी, अभी यहाँ पे ये नहीं बताया लिखा कि उसने सिर्फ ये बताया कि उसकी मुकम्मल अटेंशन जो थी वो तमाम मैनेजर्स के ऊपर थी, यानी कि वो सीनियर था और उसकी मुकम्मल फोकस जो था इसी पे। उसने डिस्क्राइब किया कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट, यानी कि मुख्तलिफ, डिफरेंट फ्राम अदर टिपिकली बिजनेस, यानी कि दूसरे आम बिजनेस की निस्बत उसने यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग किया, डिस्टिंक्ट किया, वाज़िया किया मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट जो है वो क्या किरदार अदा करती है। क्योंकि ये वहाँ का मैनेजर डायरेक्टर था, तो इसने तमाम पीरियड्स जो हैं इनके ऊपर गौर किया और इसने लिखा। क्योंकि ये जैसे कि फ्रेडरिक टेलर फॉयल जो है, उसने हमारे पास वही फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जो कि हमने पीछे पढ़ा था, या उसी बंदे को जानते हुए इसने अपने ख्यालात का इजहार किया। उसके बाद मैक्स वेबर जो है वाज जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु रोट द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि उसने 20वीं सदी के शुरू के जो कुछ हिस्से थे उन पे गौर किया और उनको लिखा। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ द अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज बेस्ड, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, अदारा होता है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ वो किन चीज़ों पे बेस करती है, किन चीज़ों, वो जो अथॉरिटी है उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, उनका आपस में कनेक्शन क्या है, क्या नाता है, उसके ऊपर उसने लिखा। और उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ आइडियल ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे क्लियर किया, जिसको उसने यहाँ पे हमें डिफाइन किया है। उसने ये बताया कि हमारे पास जब कोई काम है, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो लेबर है, मजदूर हैं, उनकी डिवीजन के ऊपर उसने लिखा। ठीक है, क्लियरली डिफाइन उसने किया हिरार्की, डिटेल, रूल्स, प्रिंसिपल, तरीके, इंप्रेशंस, रिलेशनशिप, रेगुलेशन, इन सब को उसने मद्देनजर रखते हुए अपनी ब्यूरोक्रेसी लिखी। ठीक है, ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स थे, तो इन्होंने जो जो चीज़ों पे गौर किया और ये कहाँ पे थे, क्या थे, इनके ऊपर इन्होंने लिखा। अब उनकी मुकम्मल डिटेल जो है क्या क्या उन्होंने किया वो यहाँ पे हमें वन पे वन दी है। और ये काफ़ी जो है, इसको थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर समझ आने लग जाए। ठीक है, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा। इसके कुछ मैंने पॉइंट्स को अलग किया है। यहाँ पे जो मैक्स वेबर थे उनके ऊपर उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डिटरमाइन की कि वर्क किस तरह से, हाउ शुड डिवाइड द इनटू इंडिविजुअल वर्क पोजीशन। ठीक है, वर्क शुड बी
रिव्यूअर्ड मैक्स वेबर ने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली एडवोकेट कैसे किया जाता है, उसको वकालत कैसे की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है आप वो वकीलों वाली वकालत समझे, यानी कि उसको प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए आपके काम को कैसे आप एडवोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फोकस जो है अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक्स पे लगाया। तो यहाँ पे बताया जाता है कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो क्या थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फोकस करती है ऑन द वर्क, जॉब्स एंड हाउ टू डू, यानी कि काम को कैसे करना है, क्या तरीका अच्छा होना चाहिए, इसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या है, ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि फोकस ऑन हाउ टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बेटर, कि क्या स्ट्रक्चर हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका अदारा बेहतर हो। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ये है कि आपका काम कैसे करना है, कैसे आसान हो उसके अंदर, ठीक है। सो द बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस माइट बी अचीव। और ये इनके कुछ सने पैदाइश है, यानी कि मैक्स वेबर का जो सने पैदाइश लिखा हुआ है और डेथ का, वो कहता है कि ये जर्मन जो सोशोलॉजिस्ट के नाम से भी कहता है कि इसको जो बहुत ज़्यादा तौर पे जाना जाता है और ब्यूरोक्रेटिक तौर पे भी जाना जाता है। और पाकिस्तान में भी काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं। वेबर्स ओरिजिनल डेफिनेशन वाज मच डिफरेंट दैन द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी से आप इसको काफ़ी हद तक कदरे डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जो वेबर के आइडियाज़ थे, क्योंकि ये ज़्यादा मशहूर हुआ और इसके आइडियाज़ कुछ ज़्यादा, तो उसके जो आइडियाज़ थे उनकी ये यहाँ पे लिस्ट दी है, ये आप खुद तैयार कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। इसके साथ आपका लेक्चर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है और हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना लाइक करते जाएंगे और बाकी जो लाइक है वो आने वाली नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स वो खुद लाइक करेंगे। आप अपने हिस्से का लाइक करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।